नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं न्यूज़ 10 की टॉप हेडलाइंस के साथ। एक देश एक चुनाव से जुड़े विधेयक पर कानूनी विशेषज्ञों के साथ जेपीसी की बैठक आज। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ और जेएस खेहर के साथ होगा विमर्श। सावन का महीना शुरू होते ही मंदिरों में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। दिल्ली से देवभूमि तक हर हर महादेव की गूंज। कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो कुआलालंपुर में अपने चीनी समकक्ष वांग यी से करेंगे मुलाकात। ताइवान और टैरिफ रहेगा बातचीत का प्रमुख एजेंडा। देश भर में बारिश का दौर जारी। अनेक इलाकों में जनजीवन पर असर। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश के आसार। और खेल की खबरों में विंबलडन में आज पुरुष एकल सेमीफाइनल मुकाबले। पहले सेमीफाइनल में कार्लोस अल्काराज का सामना टेलर फ्रिट्ज से, वहीं दूसरे सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच और यानिक सिनर होंगे आमने सामने। आप खबरें विस्तार से। एक देश एक चुनाव कराने की योजना पर विचार के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति की अगली अहम बैठक आज होने वाली है। बैठक के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दो पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेएस खेहर समिति के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। ये बैठक नई दिल्ली स्थित संसद भवन एनेक्सी में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 पर गहन विचार विमर्श करना है, जो देश में एक समान और एक साथ चुनाव की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं। बैठक में भाग लेने वाले अन्य प्रमुख विशेषज्ञों में पूर्व राज्यसभा सांसद और संसद की विधि और न्याय से जुड़ी स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर EM सुदर्शन नचियप्पन शामिल होंगे। उनके अलावा डॉक्टर वीरप्पा मोइली, जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष और संसद की वित्त समिति के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, वे भी समिति से संवाद करेंगे और अपने सुझाव रखेंगे। विदेश मंत्रालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की कड़े शब्दों में निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हमने एक राज्य के एक उच्च पदाधिकारी की ओर से ग्लोबल साउथ के मित्र देशों के साथ भारत के संबंधों के बारे में की गई कुछ टिप्पणियों को देखा है। ये टिप्पणियां गैर जिम्मेदाराना और निराशाजनक है। ऐसे बयान उनको शोभा नहीं देते। भारत सरकार ऐसी अनुचित बयानबाजी से खुद को अलग करती है, जो मित्र देशों के साथ भारत के संबंधों को कमजोर करती है। पंजाब सीएम भगवंत मान की टिप्पणी को लेकर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि जो खुद अपने प्रदेश ठीक से संभाल नहीं पा रहे, वे विदेश मामलों पर टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विदेशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। जो अपना प्रदेश ठीक से नहीं चला पाते, जहां पर उन्हें दिल्ली से लोग इंपोर्ट करने पड़ते हैं अपना प्रदेश चलाने के लिए, जो नशा मुक्त कहने की बात करते थे वो नशा युक्त कर देते हैं पंजाब को। आज वो फॉरेन अफेयर्स पर टिप्पणी कर रहे हैं। कहते हैं कि कई ऐसे देश हैं जिनके नाम मुझे नहीं पता, वो भी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर क्यों दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को। भगवंत मान जी, वैसे तो बहुत सारे देश होंगे जिनके नाम आपको नहीं पता होगा, पर सऊदी का नाम तो पता ही होगा, इजिप्ट का नाम तो पता ही होगा, आपको पता ही होगा रशिया का नाम, फ्रांस का नाम। इन देशों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर के साथ नवाजा है, और ये केवल उनका नहीं बल्कि पूरे भारत का सम्मान है। अभी ब्राजील ने भी हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है। ये हमारी विदेश नीति को दर्शाता है कि आज भारत किस प्रकार से इस स्थान पर पहुंचा है। धार्मिक आस्था का प्रतीक और सावन की पहचान कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में उत्साह का माहौल है।
भगवान शिव के लाखों भक्त अपनी कांवड़ में हरिद्वार, गंगोत्री और गोमुख से गंगा जल भर कर लाते हैं और उससे भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। न ये सिर्फ एक यात्रा है, ना ही सिर्फ जल लाने की परंपरा। यह है एक जज्बा जो शिव तक पहुंचाता है, हर कदम, हर सांस, हर तपस्या के साथ। कहते हैं कि सतयुग में रावण ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए गंगा जल से उनका अभिषेक किया था। तभी से शुरू हुई ये परंपरा, पवित्र गंगा जल को लाकर शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा। आज लाखों शिव भक्त हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, गौमुख जैसे तीर्थों से गंगा जल लेकर अपने अपने शहरों के शिवालयों में चढ़ाते हैं। हजारों की संख्या में कांवड़िए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं, बस एक ही मंत्र के साथ, बोल बम, हर हर महादेव। तेज धूप हो या बारिश, कंधे पर झूलती कांवड़, मन में शिव का नाम और हर पग पर त्याग का संकल्प। न कोई जूता, न आराम, सिर्फ एक आस्था जो हर थकान को हर लेती है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं इस कांवड़ यात्रा में। वर्ष 2024 में 4 करोड़ से अधिक कांवड़िए शामिल हुए। 278 विश्राम शिविर लगाए गए, 25,000 पुलिस कर्मी तैनात हुए, 1200 सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की गई, 200 से अधिक मोबाइल मेडिकल यूनिट्स तैनात रहीं, 400 किलोमीटर से ज्यादा कांवड़ पथ सुरक्षित किया गया और तो और 10,000 से अधिक सफाई कर्मी हर दिन सेवा में लगे रहे। सरकार, प्रशासन और समाज, हर कोई सेवा भाव से जुड़ा। कभी कोई राहगीर को पानी पिलाता है तो कहीं कोई कांवड़िया दूसरे को सहारा देता है। ये सिर्फ यात्रा नहीं, ये समाज के शिवमय हो जाने की प्रक्रिया है। कांवड़ सिर्फ जल नहीं लाती, वो साथ लाती है श्रद्धा, समर्पण और शिव से मिलने की चाह। जब शिव बुलाते हैं तो पांव नहीं, आस्था चलती है। हर हर महादेव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को श्रावण मास की शुभकामनाएं दी हैं। अमित शाह ने एक्स पर वीडियो साझा करते हुए लिखा कि पवित्र श्रावण मास के प्रारंभ होने की देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव की आराधना और भक्ति को समर्पित यह पवित्र मास सभी के जीवन में आध्यात्मिक चेतना, उन्नति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करे। भगवान शिव से सभी भक्तगणों पर कृपा दृष्टि बनाए रखने की कामना करता हूं। हर हर महादेव। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने एक वीडियो भी साझा किया है, आइए आपको दिखाते हैं। सावन के पहले दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने भगवान शिव की आराधना की और विधिवत तरीके से रुद्राभिषेक किया। इसके बाद उन्होंने हवन भी किया। सावन महीने में वाराणसी के बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर में भक्तों की सुविधा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इस पर हमारे संवाददाता ने वाराणसी के मंडलायुक्त एस राजलिंगम से खास बातचीत की है। बात करने के लिए वाराणसी के मंडलायुक्त और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन एस राजलिंगम जी हैं। राजलिंगम साहब, क्या व्यवस्था आपने की है काशी विश्वनाथ मंदिर में सावन में कांवड़ियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए? सावन के दृष्टिगत पिछले सावन की तरह इस बार भी जो बैठकें सभी संबंधित विभागों के साथ जो करते थे हम लोग, वो मीटिंग कर चुके हैं। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत जो मंदिर के अंदर की बैरिकेडिंग और भीड़ जो सोमवार को जो बढ़ती है हम लोगों का, सो उसके दृष्टिगत जो चारों तरफ हम लोग गली में भी बैरिकेडिंग और इसके अलावा साफ सफाई व्यवस्था ये गलियों में भी और मंदिर प्रांगण के अंदर भी, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी व्यवस्था, उसकी भी पर्याप्त इंतजाम कर लिया। इसके अलावा पीए सिस्टम भी लगी रहेगी ताकि कंट्रोल रूम में बैठते हुए हम किसी भी सेक्टर को हम कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा सेक्टर और जोन के रूप में
वो विभाजित है और उसमें प्रशासन और पुलिस के अधिकारी और मंदिर के भी लोग उसमें ड्यूटी में रहे। सावन में हम लोग जो व्यवस्था करते हैं वो कावड़ियों के लिए ही करते हैं। उस दिन नॉर्मल दर्शनार्थी भी उसमें क्योंकि अपने आप कम हो जाते हैं, सो व्यवस्था उन्हीं के लिए रहेगी। इसलिए अगर मार्कंडेय महादेव की बात करें, जो आने का और जाने का भी रास्ता अलग अलग करते हैं, जो सामान्यतः उस मंदिर में नहीं रहता है, क्योंकि वो मंदिर छोटा है। सो एक साइड से आना और दूसरे साइड से आने के लिए, सो इस तरह की जो भी श्रद्धालु भी आते हैं और जो हमारे कांवड़ियों भी जो आते हैं वो सीधे ले जाके अपना जल चढ़ा सकते हैं। जितने भी श्रद्धालु आएंगे, हम लगभग सोमवार को 10 लाख भीड़ के हिसाब से हम प्रबंधन किए। सोमवार का विशेष महत्व होता है सावन में, और उस दिन प्रशासन ने 10 लाख मानकर चल रहे हैं कि इतने श्रद्धालु और कांवड़िए आएंगे, जिनके लिए व्यवस्था की गई है। साथ ही अलग अलग द्वार बनाए गए हैं जिससे वो प्रवेश कर सकें, और निकलने की भी अलग द्वार से व्यवस्था रहेगी। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे देश के अलग अलग राज्यों में इस समय मानसून किस तरीके से सक्रिय है। कहाँ खोया रहता है भाई, हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है। आपकी महबूबा देख रहा हूँ, ये सब क्या है भैया? हाँ क्या बाइक थी यार, पिंच एकदम। हाँ बाइकर बनने का सपना जो था, फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ, और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में आपका स्वागत है। देश के कई राज्यों में बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी हिस्से में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य भारत में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान बहुत तेज बारिश जारी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 7 दिनों के दौरान गरज के साथ बारिश जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। वहीं दिल्ली में आज हल्की बारिश जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आसमान में बादल छाए रहने के आसार हैं, जिससे दिन भर मौसम खुशनुमा बना रह सकता है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई नदियां उफान पर हैं और भूस्खलन के चलते सैकड़ों सड़कें बंद हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासकर बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में हालात गंभीर बने रहने की आशंका है। राज्य सरकार ने राहत और बचाव कार्य के लिए 650 से ज्यादा जेसीबी मशीनें तैनात की हैं, जबकि केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ के तहत राज्य को 455 करोड़ रुपए की मदद दी है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम तेजी से जारी है। पुनरीक्षण अभियान के तहत कल शाम 6 बजे तक 66.16% गणना प्रपत्र एकत्रित किए जा चुके हैं। मतदाताओं के पास प्रपत्र जमा करने के लिए अभी 15 दिन बचे हुए हैं। चुनाव आयोग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक बीती 24 जून को एसआईआर निर्देश जारी किए जाने के बाद 16 दिनों में 5,22,44,956 गणना प्रपत्र जमा किए हुए हैं। एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत से पिछले 16 दिनों की अवधि के दौरान 7.9 करोड़ फॉर्म मुद्रित किए गए और लगभग 98% फॉर्म उन मतदाताओं को वितरित किए जा चुके हैं जिनके नाम एसआईआर आदेश की तिथि तक मतदाता सूची में थे। मुंबई में यातायात के लिहाज से बेहद अहम कर्नाक ब्रिज अब नए अवतार में सामने आ रहा है। 154 साल पुराने और असुरक्षित घोषित किए गए इस पुल को ध्वस्त करने के बाद बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने इसे एक नए सिरे से बनाया है। ये नया पुल अब सिंदूर ब्रिज के नाम से जाना जाएगा, जिसे भारत के हाल ही में सफलतापूर्वक किए गए सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को मुंबई में इस नए पुल का उद्घाटन किया।
मुंबई में सिंदूर ब्रिज, ऑपरेशन सिंदूर की बहादुरी को समर्पित मुंबई का नया ब्रिज। सिंदूर ब्रिज के नाम से जाना जाएगा मुंबई का कर्नाक ब्रिज। दक्षिण मुंबई के लिए राहत की बड़ी सौगात, तकनीकी रूप से मजबूत और भव्य निर्माण। नए सिंदूर ब्रिज पर हेरिटेज का भी रखा गया ध्यान। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बनाए गए कर्नाक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज किया गया है, जो कि भारतीय सेना की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है। इस ब्रिज का निर्माण 154 साल पुराने पुल की जगह किया गया है। इसकी शुरुआत से रोजाना लाखों लोगों को फायदा पहुंचेगा। इस ब्रिज की कुल लंबाई 342 मीटर है। इसे बृहन मुंबई महानगर पालिका और भारतीय रेलवे की मदद से बनाया गया है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और मस्जिद बंदर के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण सड़क पुल है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज मुंबई में इस नए पुल का उद्घाटन किया। कर्नाक ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज इसलिए किया गया है कि कर्नाक ये ब्रिटिश गवर्नर थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों पर बहुत अत्याचार किया, कई लोगों को जान से मारने का काम उन्होंने किया। इसलिए ऐसे अत्याचारी गवर्नर का नाम बदलकर हमने ये तय किया कि इस नए ब्रिज को सिंदूर का नाम दिया जाएगा। ये पुल पीडी मेलो रोड को मोहम्मद अली रोड से जोड़ेगा। इसके निर्माण के बाद मस्जिद स्टेशन में पूरब और पश्चिम की ओर जाने के लिए लगने वाले समय को भी कम किया जा सकेगा। फडणवीस ने इस मौके पर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश के लोगों का स्वाभिमान जगा रही है और गुलामी की निशानी को खत्म किया जा रहा है। इसी क्रम में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आज से ये पुल जाना जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ये भारतवासियों के मन में बसा हुआ ऑपरेशन है, क्योंकि पहली बार भारत ने अपनी ताकत को दिखाया है और पाकिस्तान में घुसकर वहां के आतंकवादियों के अड्डे और उनके एयर बेसेस उसको समाप्त करने का काम भारत ने किया है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बार बार ये कहा है कि स्वतंत्रता के अमृत काल में गुलामी की निशानियों को मिटाकर हम अपनी निशानियों को प्रस्थापित करें। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए मैं ऐसा मानता हूं कि आज का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा दुनिया भर में हुई थी और देश में इस वक्त इस ऑपरेशन को लेकर जबरदस्त उत्साह का माहौल है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तर्ज पर महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार भी औपनिवेशिक जो पहचान थी उसको हटाने का काम तेजी से कर रही है और सबसे इसका ताजा उदाहरण है ये ब्रिज, जिसका कि आज इनॉग्रेट किया गया है, जिसे मस्जिद बंदर में सीएसटी के पास शायद पहला ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो कि महाराष्ट्र में यानी कि मुंबई में शुरू किया गया है। अपने सहयोगी सुरेश काले के साथ महेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, मुंबई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कामाख्या तक, राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक, होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त डीडी न्यूज पर। हर पल बदल रही है दुनिया, इसलिए हर खबर रखती है मायने। यूरोप से लेकर अफ्रीका, अमेरिका से लेकर एशिया, दुनिया के हर कोने से बड़ी खबरें, हर मुद्दे की गहराई से पड़ताल, लेटेस्ट अपडेट और सटीक विश्लेषण। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरों का भरोसेमंद कार्यक्रम खबर दुनिया की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल।
जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में आपका स्वागत। हरियाणा के से खबर है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां एक स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर की उसके पिता ने गोली मारकर हत्या कर दी। 25 वर्षीय राधिका गुरुग्राम के सुशांत लोक फेज 2 में अपने माता पिता के साथ रहती थी और अपने टेनिस अकेडमी चला रही थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि राधिका द्वारा टेनिस अकेडमी चलाने को लेकर उसके पिता नाराज थे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने लाइसेंसी हथियार से गोलियां चलाकर राधिका की हत्या कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में इस्तेमाल की गई लाइसेंसी रिवॉल्वर भी पुलिस ने बरामद कर ली है। सेक्टर 56 पुलिस स्टेशन गुरुग्राम में इन्फॉर्मेशन मिली थी एक निजी हॉस्पिटल से कि एक लड़की है जिसको कुछ गोलियां लगी हुई है, जो कि मृत अवस्था में हॉस्पिटल में है। इसके ऊपर पुलिस टीम के द्वारा हॉस्पिटल में जाकर के पता किया गया तो मालूम हुआ कि ये राधिका नाम की लड़की थी और करीब 25 वर्षीय लड़की है, जो कि सेक्टर 57 के किसी एरिया में रहती है। पुलिस के द्वारा उसके घर जाकर के पता किया गया लेटर ऑन, तो मालूम हुआ कि ये जो राधिका है ये टेनिस प्लेयर थी और फिलहाल ये कोई अपनी टेनिस अकेडमी चला रही थी। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई है तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि मृतक का है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं और एक्यूज के ब्रदर के द्वारा पुलिस की कंप्लेंट फाइल की गई है और उसके द्वारा ये एलिगेशन लगाए गए हैं कि उनको शक है कि उसके द्वारा गोली मारी गई है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और चीनी विदेश मंत्री वांग यी आज मलेशिया में मुलाकात करेंगे। ये दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों की पहली प्रत्यक्ष बैठक होगी और ये संभावना जताई जा रही है कि यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच संभावित शिखर वार्ता की भूमिका तैयार कर सकती है। दोनों देशों ने हाल ही के महीनों में व्यापार समझौतों और तकनीकी प्रतिबंधों में नरमी के संकेत भी दिए हैं, जिससे ये उम्मीद है कि एपेक समिट या बीजिंग में शी ट्रंप बैठक की राह बन सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ब्राजील में होने वाले सभी आयातों पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद साओ पालो में प्रदर्शनकारियों ने रैली निकाली और प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पुतला फूंका और अमेरिका झंडा भी जलाया। चीन के बाद अमेरिका ब्राजील का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, लेकिन कॉफी, संतरे का रस, चीनी, बीफ और एथेनॉल के एक प्रमुख कृषि निर्यातक के रूप में ब्राजील की भूमिका को देखते हुए ये टैरिफ अमेरिका में भी नुकसान पहुंचा सकता है और खाद्य कीमतों को प्रभावित भी कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाले सामान पर 35% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये टैरिफ 1 अगस्त 2025 से लागू होगा। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे व्यापार में अवरोध और कनाडा के पलटवार का जवाब बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर कनाडा ने अमेरिकी आयात पर कोई जवाबी टैरिफ लगाया तो अमेरिका उस वृद्धि को भी 35% के ऊपर जोड़कर वसूल करेगा। ट्रंप ने अपने आधिकारिक पत्र में ये साफ कहा है कि कनाडा अमेरिका में फेंटनिल जैसे खतरनाक ड्रग्स की सप्लाई रोकने में नाकाम रहा है। उन्होंने इसे अमेरिका के लिए गंभीर खतरा बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब समय आ गया है जब अमेरिका को अपनी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता देनी चाहिए। अर्जेंटीना में राष्ट्रपति की सख्त आर्थिक नीतियों के बीच वहां की संसद ने पेंशन बढ़ाने वाले प्रस्ताव को पारित कर दिया है। सेनेट में 52 सांसदों ने इस विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जबकि 4 ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। इससे आर्थिक संकट से जूझ रहे लाखों अर्जेंटीना वासियों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि राष्ट्रपति ने इस फैसले पर सख्त रोक अपनाते हुए इसे वीटो करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर वीटो को पलटा गया तो सरकार इस फैसले को अदालत में चुनौती देगी। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे सीरीज के तीसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड ने 4 विकेट गंवाकर 251 रन बना लिए हैं। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही। नीतीश रेड्डी ने 13वें ओवर में इंग्लैंड का दोहरा झटका दिया। बेन डकेट 23 रन बनाकर नीतीश का शिकार बने। इसके बाद नीतीश रेड्डी ने जैक क्राउली को भी चलता किया। टीम इंडिया को तीसरे विकेट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। रविंद्र जडेजा ने 49वें ओवर में ऑली पोप को 44 के स्कोर पर आउट किया। हैरी ब्रूक जसप्रीत बुमराह का शिकार बने।
विंबलडन में आज पुरुष एकल सेमीफाइनल खेला जाना है। पहले सेमीफाइनल में कार्लोस अल्कराज का सामना टेलर फ्रिट्ज से होगा। टेलर फ्रिट्ज पहली बार विंबलडन सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। फ्रिट्ज एंडी रॉडिक के बाद कोई ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले अमरीकी पुरुष टेनिस खिलाड़ी बनने की कोशिश में हैं। इससे पहले दोनों खिलाड़ी सिर्फ एक बार आमने सामने हुए हैं, जहां अल्कराज ने बाजी मारी थी। अल्कराज 2 बार की डिफेंडिंग चैंपियन है और उनकी नजर खिताबी हैट्रिक पर है। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके और 7 बार के विंबलडन चैंपियन नोवाक जोकोविच और यानिक सिनर आमने सामने होंगे। जोकोविच की उम्र 38 साल है, वहीं उनके सामने 23 साल के सिनर होंगे। दोनों के बीच हुए मुकाबले में सिनर 5-4 से आगे हैं। दोनों के बीच हुए पिछले 4 मुकाबले में सिनर ने बाजी मारी है। और इसी के साथ न्यूज़ 10 में फिलहाल इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे खबरों का सरपंच न्यूज़ पंच। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।